नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। डायरेक्टर समीर वानखेड़े आपको बता दें, अब अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े क्रूज ड्रग्स केस समेत 6 मामलों की अगुवाई नहीं करेंगे। जी हां, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की हम बात कर रहे हैं। अब वो अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े क्रूज ड्रग्स केस समेत 6 मामलों की अगुवाई नहीं करेंगे। एनसीबी ने क्रूज मामले समेत 6 मामलों को मुंबई इकाई से लेकर के एक विशेष जांच टीम एसआईटी को सौंपा है, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंपा है। अब इन मामलों की जांच के लिए एसआईटी की टीम आज मुंबई रवाना होगी। खुद एसआईटी हेड और डीडीजी ऑपरेशन संजय सिंह अपनी टीम के साथ आज मुंबई पहुंच रहे हैं। एनसीबी के अधिकारी इसी बीच मुंबई पहुंच रहे हैं। एनसीबी की एक टीम आर्यन खान से जुड़े हुए ड्रग्स क्रूज केस की जांच करेगी। इसके अलावा नवाब मलिक के दामाद समीर खान से जुड़े केस की जांच भी यही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी। हाल ही में ड्रग्स केस में गिरफ्तार अरमान कोहली केस की जांच में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी इस केस की भी जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ही करेगी। इसके अलावा ड्रग्स से जुड़े हुए 3 और मामले हैं जिनकी जांच समीर वानखेड़े से हटा करके अब नई टीम को सौंप दिया गया है। तो देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा था, एक के बाद एक ताबड़तोड़ मोड़ आए इस पूरे मामले में। और अब देखिए, ये आर्यन खान की वो तस्वीरें हैं जब उनको कहा गया था कि आपको बशर्त यानी कि सशर्त आपको बेल दी जा रही है, लेकिन कुछ नियम यानी कि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए थे, कुछ कंडीशंस थी, कुछ कंडीशंस के तहत कोर्ट ने कहा था हम आपको बेल दे रहे हैं, लेकिन आपको कुछ जो नियम बताए जा रहे हैं, कुछ कंडीशंस जो रखी जा रही हैं, उनको फॉलो करना होगा। यानी कि हर शुक्रवार आपको आना होगा एनसीबी के दफ्तर में और वहां पे आकर के जो भी पूछताछ होगी या फिर जो भी कोऑपरेशन मांगा जाएगा वो करना होगा। साथ ही साथ आप कहीं देश से बाहर नहीं जा सकते, अपना पासपोर्ट आपको रखवाना होगा, यानी कि ऑफिशियल कस्टडी में होगा वो पासपोर्ट। और अब देखिए ये तस्वीरें, हालांकि एक राहत की बात शाहरुख खान के लिए और गौरी खान के लिए कि दिवाली से पहले घर का चिराग वापस लौट आया था। और अब इन तस्वीरों में देखिए कि जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उसको फॉलो करते हुए कि आपको शुक्रवार को एनसीबी के दफ्तर में आना होगा, अपनी उपस्थिति वहां पर दर्ज करानी होगी। और ये तस्वीरें शुक्रवार की देखिए जिसमें एनसीबी दफ्तर पहुंच रहे थे आर्यन खान। वहीं दिल्ली एनसीआर से सटे गुरुग्राम के सेक्टर 12 में एक नमाज स्थल पर गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पूजा की गई। ये पूजा उसी जगह हुई जहां पर हर शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती थी। इस दौरान सत्तारूढ़ बीजेपी के सदस्य भी संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति द्वारा आयोजित अनुष्ठान में शामिल हुए। इस पूजा में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी शामिल हुए। उन्होंने मांग की है कि सड़कें धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं होती हैं। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा, अगर विभिन्न धर्मों, पंथों, संप्रदायों के लोग हर हफ्ते एक दिन खुले सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा कर लेते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप सभी सड़कें और पार्क बंद हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि हमें सड़कों पर चलने, अपने दफ्तर, अस्पताल, कार्यस्थल जाने और व्यवसाय चलाने की स्वतंत्रता चाहिए। अगर एक समुदाय के लोग हर हफ्ते इस स्वतंत्रता को छीन लें तो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। विश्व में कहीं भी इसकी अनुमति नहीं है। वहीं गुरुग्राम में पिछले कुछ समय से खुले में नमाज को लेकर के विवाद चल रहा है। वहीं बीते दिन सेक्टर 12 में उसी जगह पर गोवर्धन पूजा की गई जहां जुमे की नमाज पढ़ी जाती थी। इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। नमाज की जगह पूजा होने पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे मुसलमानों के प्रति सीधे नफरत बताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा कि गुरुग्राम में शुक्रवार की नमाज का विरोध इस बात का सटीक उदाहरण है कि प्रदर्शनकारी कितने कट्टरपंथी हो गए हैं। ये मुसलमानों के प्रति सीधी नफरत रखते हैं। हफ्ते में एक बार 15-20 मिनट के लिए जुमे की नमाज अदा करनी किसी को कैसे आहत कर रहा है, ये सवाल खड़े किया असदुद्दीन ओवैसी ने। तो अब देखिए, धर्म के ऊपर जिस तरह से भारत में बार बार राजनीति होती है और एक बार फिर से धर्म को बीच में लाया जा रहा है और उसके ऊपर राजनीति की जा रही है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी राजनीति चमकाने की जुगत में। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज औरैया में एक जिले के एक मेडिकल कॉलेज कार्यक्रम के दौरान जहां 280 करोड़ से निर्मित होने वाले राज्य के मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। वहीं 109 करोड़ रुपए की 12 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री औरैया जिले में 280 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे राज्य के मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। बताया जा रहा है कि राज्य मेडिकल कॉलेज में प्रशासनिक ब्लॉक, एकेडमिक ब्लॉक, 500 बेड का चिकित्सालय, शैक्षणिक सत्र 2022-23 से MBBS की 100 सीटों पर प्रवेश के अलावा लाइब्रेरी, मल्टीपर्पज हॉल और जिम, 460 क्षमता का छात्रावास, आवासीय भवन के अलावा प्लेग्राउंड का निर्माण शामिल है।
वहीं बिहार में जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा 36 तक पहुंच गया। जी हां, 36 लोगों की मौत हो गई है बिहार में जहरीली शराब पीने से। गोपालगंज में अब तक 20 और बेतिया में 60 लोगों की मौत हुई। इस घटना के बाद विपक्ष नीतीश कुमार सरकार पर हमलावर है। घटना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पर्व के बाद हम शराबबंदी को लेकर के समीक्षा बैठक करेंगे और शराबबंदी को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए बड़ा अभियान चलाएंगे। सीएम नीतीश ने कहा कि हम पहले से कह रहे थे कि गलत लोगों के चक्कर में ना पड़ें। लगातार पुलिस और प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाती है, लोग गिरफ्तार होते हैं, अवैध शराब बरामद की जाती है। एक बार फिर से लोगों को जागरूक करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान की जरूरत है। छठा महापर्व के बाद छठ महापर्व के बाद 16 नवंबर को शराबबंदी को लेकर के विस्तृत समीक्षा बैठक की जाएगी। और आपको बता दें कि बिहार में छठ का पर्व बेहद महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ज्यादा इसकी महत्वता होती है। और ऐसे में जो सबसे दुखद है वो ये कि दिवाली और छठ पूजा से पहले बिहार में 36 लोगों की मौत होना और जहरीली शराब पीने का मामला ये कोई पहली बार सामने नहीं आया है। इसके ऊपर जरूरी है कि शासन और प्रशासन इसके ऊपर ध्यान दे और जो जरूरी और पुख्ता कदम है उसको उठाया जाए, क्योंकि सरकार और शासन प्रशासन दोनों ही, यानी कि राज्य सरकार, नीतीश कुमार की सरकार कहीं ना कहीं विफल हो रही है शराबबंदी को लेकर के। पहले भी कई मोर्चों पे महिलाएं सामने आई हैं क्योंकि उनके घरों में परेशानियां होती थी और इसी को लेकर लगातार महिलाओं ने भी आकर के सरकार से आग्रह किया है कि शराब को बंद किया जाए। बिहार में शराबबंदी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए जिस तरीके से जहरीली शराब का असर देखने को मिल रहा है। 36 लोगों की मौत हो गई बिहार में तीज त्योहार से पहले। जरा सोचिए कि कितना गमगीन माहौल रहा होगा उन घरों में जहां पर जिनके घर में शराब के वजह से लोगों की मौत हो गई है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी और राज्य सरकारों के दावों को धुआं करते हुए जम करके आतिशबाजी की गई है। आतिशबाजी के बाद दिल्ली और पड़ोसी राज्यों की हवा दमघोंटू हो गई। राजधानी का AQI बृहस्पतिवार रात से ही 400 के पार चला गया और शुक्रवार को गंभीर श्रेणी में 450 के ऊपर पहुंच गया। सबसे खराब हवा नोएडा की रही। बता दें कि दिवाली की अगली सुबह पूरा दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों पर स्मॉग की मोटी परत छाई रही। लोगों को खुले में सांस लेना मुश्किल हो रहा था। गले में खराश, आंखों में जलन और आंसू निकल रहे थे। सांस के मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि हम जश्न के नाम पर किसी की जान जोखिम में नहीं डाल सकते और इसकी अनुमति हम नहीं दे सकते। तो आपको बता दें कि लगातार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी आपको हम बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी शासन प्रशासन दोनों ही विफल रहा है। और संजीव कुमार हमारे साथ, आपको बता दें पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे ही हम चर्चा कर लेते हैं। संजीव जी, देखिए जिस तरीके से हम लोगों ने बीते दिनों भी चर्चा करी है, बहुत ही खराब स्थिति में इस वक्त दिल्ली NCR की आबोहवा, बल्कि वो उन सभी राज्यों की हवा भी खराब हो चुकी, जहां पर बेहद ही बुरी तरह से पटाखे मैं कहूंगी जलाए गए हैं। कल भी हमने चर्चा करी थी कि भावनाओं को कहीं ना कहीं साइड में रखना पड़ेगा। 2 घंटे की भी छूट दी गई, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा का समय लोगों ने पटाखे छुड़ाए हैं। उसका नतीजा दिवाली की अगली सुबह देखिए, और जिन लोगों को दिक्कतें हैं अस्थमा की, सांस लेने में परेशानी है, वो जूझ रहे हैं इस वक्त तमाम परेशानियों से। संजीव जी, आपकी बात काफी हद तक सही है, बल्कि अगर हम देखें तो मैं तो वैसे हेल्थ वाइज काफी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, परंतु उस रात के बाद आप अगर देखेंगे तो मेरी भी आवाज जो है काफी हद तक हो गई है चेंज। तो इसका मुख्य कारण एक्चुअली वही रहा है। तो अगर इसका असर एक नॉर्मल इंसान के ऊपर इतना है, तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि जिन लोगों की आयु काफी एक्स्ट्रा होगी, कि जो इस टाइप के लोग 60 एंड अबव जिनकी आयु होगी, तो उनके लिए ये बहुत ही हार्मफुल है। और आज का जो जैसे लोग आजकल रह रहे हैं NCR में, वहां पे तो लोगों को वैसे भी देखते हैं, तो हम हर कोई व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ इस टाइप के ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज रहते ही हैं। तो ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज हैं ही आपके साथ में, और उसके ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा और चीज मिल जाए तो वो तो और भी आपके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो मैं अगर इसका आकलन करूं तो ये स्थिति बहुत ही, ये जो है कि इंसानों के लिए तो बहुत ही अच्छी नहीं है कि हम एक ऐसे वातावरण में सांस ले रहे हैं जहां पर कि सांस लेने लायक जो एक अच्छी वायु होनी चाहिए वही आपके आसपास नहीं है।
बिल्कुल। और साथ ही देखिए संजीव, कोर्ट की कल भी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद भी शासन प्रशासन विफल हो रहा है उन ऑर्डर्स को अमली जामा पहनाने में। और देखिए आम जनता तक पटाखे पहुंचे, जबकि कहा गया था ना कि ऑनलाइन पटाखे बिकेंगे और ना ही खुले बाजारों में, अगर पटाखे बेचने हैं तो ग्रीन पटाखों को बेचा जाए। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए सब तक पटाखे पहुंचे और इतनी बुरी तरीके से पटाखे जलाए गए कि अगली सुबह यानी कि आम जनमानस, आप और मुझे, आप और हमने, तमाम लोग जो स्वस्थ हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनको गले में किसी को खराश की परेशानी सामने आई, किसी को आंखों में जलन की परेशानी सामने आई, तमाम चीजें कोर्ट के ऑर्डर्स तक को नहीं माना जा रहा। अब सुप्रीम कोर्ट को खुद इस चीज के ऊपर संज्ञान लेना पड़ेगा कि कोर्ट के ऑर्डर्स की ये एक तरीके से अवहेलना की गई है। जी, आपकी बात सही है। और इसमें एक जो मुख्य बात है, आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग तो खुद न्यूज के फील्ड में है, कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर लोगों को मौके का कैसे यूज करना है, कैसे किसी चीज को वो अच्छे से और इस्तेमाल कर सके, वो लोगों को आता है। फॉर एग्जाम्पल, रोक लगी थी पटाखों पर, लेकिन पटाखों के रेट जिस पे मिलने चाहिए उससे दुगने रेट पे लोगों ने बेच दिए। तो इसमें क्या हुआ, लोगों ने आदेश की, आपने कहा कि आदेश था, अच्छी बात है, परंतु उस आदेश के बाद भी लोगों ने बाकायदा बेचे हैं पटाखे, अच्छे रेट पर बेचे हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या, पटाखे बेचने नहीं चाहिए थे, अन्यथा लोगों ने उससे भी एक्स्ट्रा कर ली इनकम। तो ये यहाँ के लोग इतने स्मार्ट हैं इंडिया के कि उन लोग को ये मालूम है कि अगर कोई कानून बनता है तो उस कानून के बनने के बाद भी हम उस कानून के रहते भी क्या क्या एक्स्ट्रा इनकम करने के सोर्स निकाल सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल ठीक संजीव जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का। संजीव कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, पर्यावरणविद हैं और तमाम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से देखिए लोगों को परेशानी हो रही है, चाहे सरकार की तरफ से भी कहीं ना कहीं ढिलाई देखने को मिली और इसी वजह से पटाखे खुले बाजार में बिके और लोगों तक पहुंचे और उसके बाद पर्यावरण का जो हाल है उसके साक्षी हम और आप हैं। चलिए फिलहाल रुक करते हैं अगली खबर का। पेट्रोल और डीजल पर केंद्र के एक्साइज टैक्स घटाने के 2 दिनों बाद बीजेपी ने मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट नहीं घटाने को लेकर के विपक्षी दलों की आलोचना की है और तेल की ऊंची कीमतों को लेकर उन पर तुच्छ राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। बीजेपी ने कहा कि विपक्ष पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों को लेकर केंद्र पर हमला कर रहा है, लेकिन जब केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क घटाया तब उन्होंने अपने अपने शासन वाले राज्यों में वैट क्यों नहीं घटाया। 14 राज्यों ने अब तक वैट में कमी नहीं की है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिवाली से एक दिन पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपए और 10 रुपए की कटौती की थी। अभी तक 22 राज्यों ने वैट में कमी की है, जबकि 14 राज्यों ने अभी तक कोई कटौती नहीं की है। इन राज्यों में राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार, ओडिशा, झारखंड, केरल, मेघालय, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं। तो ये तमाम जगहों पर आपको बता दें कि जो स्थिति बनी हुई है, उसके बाद देखिए मोदी सरकार तुरंत ही विपक्ष को घेरने के लिए तैयार। वहीं देश में कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। इस बीच टीकाकरण अभियान भी तेजी से चल रहा है। हर दिन बढ़ रहे मामलों में आज गिरावट देखने को मिली है। बता दें कि 24 घंटे में करीब 11,000 नए मामले सामने आए, तो वहीं 300 से ज्यादा लोगों की संक्रमण के चलते मौत हो गई। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 10,923 नए मामले सामने आए हैं। भारत में निर्मित कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता मिलने के बाद अब इसे अमेरिका और कनाडा में बच्चों को भी लगाया जा सकता है। कोवैक्सीन की सहयोगी संस्था एक्यूजेन ने शुक्रवार को बताया कि अमेरिका और कनाडा में भारत बायोटेक के कोविड-19 टीके के आपात इस्तेमाल की मंजूरी के लिए उन्होंने यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है, जिससे इसे बच्चों को लगाया जा सके। भारत में निर्मित कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता मिलने के बाद अब इसे अमेरिका और कनाडा में बच्चों को भी लगाया जा सकता है। कोवैक्सीन की सहयोगी संस्था एक्यूजन ने शुक्रवार को बताया कि अमेरिका और कनाडा में भारत बायोटेक के कोविड-19 टीके के आपात इस्तेमाल की मंजूरी के लिए उन्होंने यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है, जिससे इसे बच्चों को लगाया जा सके। और हिंदू पंचांग के अनुसार भाई दूज का हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है और आज देश भर में भाई बहन के इस पवित्र त्योहार को मनाया जा रहा है। ये त्योहार भाई और बहन के प्रेम को
का प्रतीक है और साथ ही साथ भाई दूज को भैया दूज भी कहा जाता है। इस दिन बहनें भाई को टीका करती हैं और टीका करने के बाद आरती करती हैं। बदले में भाई बहनों को तोहफे देते हैं। भाई दूज के दिन बहन अपने भाई की मंगल कामना और लंबी आयु की प्रार्थना करती है। मान्यता है कि इस दिन मृत्यु के देवता यम अपनी बहन यमुना के बुलावे पर उनके घर भोजन के लिए आए थे और उसके बाद से ही इस पर्व को मनाया जाता है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए FM न्यूज़।